इनके परिवारों को पता है, इनके नेताओं को पता है और खुद स्टूडेंट्स को पता है कि शोषण करते हैं और ये पकड़े जाएंगे, इनका भविष्य खराब हो जाएगा और ये शोषण करे बगैर मानेंगे नहीं, क्योंकि इनके अंदर कूट कूट कर मनोवाद भरा हुआ है। ये हर जगह हर स्टेप पर शोषण करने की तैयारी रखते हैं, इसलिए इनको पता है कि हम फंस जाएंगे यूजीसी के नियमों में। अगर हिंदुओं के नाम की बात करते हैं तो जाति के आधार पर बलात्कार क्यों करते हैं, जाति के आधार पर मर्डर क्यों करते हैं? अगर किसी स्वर्ण लड़की की शादी दलित लड़का कर ले, उसका मर्डर कर दिया जाता है, अपनी बेटी तक को ये मार देते हैं। आप ना तो हमारा सिलेक्शन करते हो, ना हमें पढ़ने देते हो, ना हम शादी करने देते हो। बेटी रोटी का रिश्ता बनाए ना हिंदू, तब कहलाएंगे हम लोग। अपनी बेटी रोटी का रिश्ता हमसे करें तब हम हिंदू कहलाएंगे। आप हमारे साथ बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, शादी नहीं कर सकते, आप हमारा सिलेक्शन नहीं कर सकते, आपने स्कूलों में दाखिला नहीं दे सकते, तो किस बात के हिंदू हैं? और किस बात के लिए हमें बरगलाया जा रहा है कि हम हिंदू हैं? हम हिंदू नहीं, हम दलित हैं और हम शोषित वर्ग हैं, और शोषित वर्ग हमेशा आवाज उठाएगा, बिगुल बजाएगा और हम लड़ते रहेंगे सरकार के खिलाफ कि यूजीसी के अमेंडमेंट के फेवर में हमें सड़कों पर उतरना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारे बच्चों का भविष्य इस यूजीसी के स्टे के कारण, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर धरना चल रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, जिसमें आज़म खान, मौलाना तौकीर रज़ा और तमाम जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, जिनको जेलों में कैद कर दिया गया है इसलिए क्योंकि या तो वो दूसरे समुदाय से आते थे या वो सरकार से सवाल कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं सतीश सांसिल साहब, जो एडवोकेट भी हैं और डोमा परिसंघ के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। और ये भी प्रोग्राम में थे और इन्होंने एक सवाल उठाया कि सीजीआई साहब जब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे तब तो उन्होंने उमर खालिद, शर्जील इमाम और जितने भी ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको बेल नहीं दी, लेकिन बाहर जाके जब वो रिटायर हो जाते हैं वो कहते हैं कि बेल मिलनी चाहिए थी। ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं और उसके साथ साथ यूजीसी पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई मात्र 3 दिन में, उन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, पहला रिएक्शन कैसे देख रहे हैं जो आज देश में न्यायपालिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं? आप खुद एक वकील हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, जितने भी फैसले आ रहे हैं वो एक मानसिकता के तहत आ रहे हैं। अब या तो कुछ मानसिक तौर पर वो इस तरीके के प्लान करके इस तरीके के फैसले दे रहे हैं, या उन पर सरकार का दबाव है। हमने अभी लेटेस्ट बात यह है कि यूजीसी का जो रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने सेम बेंच में सीजीआई साहब ने 29 जनवरी को, सिर्फ इस बात से ये सोच के कि भी देश में ये डिस्क्रिमिनेशन का मामला है, ऐसा हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो और जो है ना इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। उससे 2 दिन पहले हमने 27 जनवरी को हमने दिल्ली बार काउंसिल में रिजर्वेशन के लिए हमने रिट लगाई थी हमने, और सेम बेंच में माननीय सीजीआई साहब ने ही सुना था, तो हमें ये कह दिया गया कि नहीं नहीं, ये तो सरकार की ज़रूरत है, सरकार अमेंडमेंट करे, और जब सरकार अमेंडमेंट करती है तो ये रोक लगा देते हैं। तो ये दोहरी मानसिकता के तो बिल्कुल प्रारूप, मतलब कि लेटेस्ट उदाहरण है 27 जनवरी के ऑर्डर को देखिए, हमारे ऑर्डर को, और 29 जनवरी के ऑर्डर को देखिए। हमारे ऑर्डर को कहते हैं कि सरकार अमेंडमेंट करे और 29 जनवरी के सरकार के अमेंडमेंट पर रोक लगा दी जाती है। तो सिर्फ क्या हुआ, दोनों तरफ दलित शोषितों का ही नुकसान हुआ। हमारे फेवर में, दलितों के फेवर में ऑर्डर देने के लिए सरकार के पास जाइए, और जब सरकार दलितों के फेवर में ऑर्डर पास करेगी तो ये रोक लगाएंगे। तो ये मानसिकता क्या है? मैन मानसिकता टोटल सिर्फ गैर बराबरी की है और एक सोची समझी रणनीति के खिलाफ दलितों क्या ये डाइवर्सिटी की वजह से हो रहा है? क्योंकि जुडिशरी में सवाल उठता है हमेशा से कि कॉलेजियम के जरिए जो जज बन रहे हैं वो एक ही परिवार से है, मतलब एक ही तरीके के जज, ज़्यादातर सवर्ण कैटेगरी के हैं। अभी जो कानून मंत्री हैं उन्होंने भी अभी डेटा दिया था कि लोअर जो कोर्ट हैं उसमें SC ST OBC का जो रिप्रेजेंटेशन है जजों में वो 46% है, यानी कि SC ST OBC की जो आबादी है वो 80 से प्लस 85% है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन लोअर कोर्ट में 46 है। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम ने ही पूरे न्याय व्यवस्था को कोलैप्स किया हुआ है, क्योंकि अभी भी ये जो चंद्रचूड़ साहब गए थे, ये भी इनके फादर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो चुके हैं, वो खुद बने। फिर इसके बाद कई ऐसे यहाँ पर बनाए हैं जजेस जिनके फादर या दादा जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं। तो अगर कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम एक परिवार का समूह बैठता है और अपने परिवार के सदस्य को जो है उसके अंदर अपॉइंट कर लिया जाता है। अभी जो है जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उसके अंदर दलितों के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए कोई जगह ही नहीं है। अगर ऐसा क्या कारण है कि जब नीचे लोअर जुडिशरी में पेपर पास करके तो हम लोग दलित आ जाते हैं, लेकिन वही लोग प्रमोट होकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं पहुंच पाते?
अभी दिल्ली हाई कोर्ट का ही उदाहरण है कि मात्र एक ही यहाँ पर अपॉइंटमेंट 2005 में हुआ था, माननीय जस्टिस सुरेश कुमार कैद साहब का सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद से आज तक किसी दलित को वहाँ पर हाई कोर्ट में ना तो प्रमोट किया गया, ना ही उन्होंने अपॉइंट किया गया। तो ये जो सिस्टम कॉलेजियम का है, ये कॉलेजियम संविधान के अनुरूप नहीं है। ये परिवारवाद का एक उदाहरण है कि परिवार के आधार पर ही अपने जजेज इनको अपॉइंट करते हैं और फिर ये सरकार के ही हित में, सरकार से ही अपने पद को बचाने के लिए सरकार के हक में फैसला देते हैं। न्याय हित में कोई फैसला ये दे नहीं पाते। न्याय नहीं हो रहा है इसमें। न्याय अगर हो रहा होता तो ये इस तरीके के पूरे देश के अंदर आंदोलन और अत्याचार, ये जितनी कहानियां हैं, बुलडोजर देखिए, बुलडोजर जो सिस्टम चल रहा है टोटल गैर कानूनी है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं लेती? उन्होंने ऑर्डर दे भी दिया तो सरकार नहीं मानती, अथॉरिटीज नहीं मान रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट? जो उन्हीं के ही ऑर्डर का पालन नहीं हो पा रहा, तो वो खुद के ही अपने ऑर्डर का पालन नहीं करा पा रहे, तो देश की सरकारों में या जो देश के जो शोषक वर्ग है, जो शोषण कर रहे हैं एक वर्ग का, उसके खिलाफ क्या ऑर्डर पास होगा? लेकिन इस पर अदालत लगातार कहती आई है कि ये उल्लंघन है कहीं ना कहीं कानून का, और उसका जो एक आम भारतीय का जो मौलिक अधिकार है उसका भी उल्लंघन है कि बिना आप किसी को नोटिस दिए बुलडोजर चला रहे हैं। अब सरकारें नहीं मान रही, वो बात अलग है ना। लेकिन न्यायपालिका का क्या कारण, क्या कर्तव्य है? संविधान अगर पढ़ा हो, संविधान के अंदर न्यायपालिका को क्यों बनाया गया कि कहीं भी क्या, चाहे वो सरकार, न्यायपालिका सबको एक नज़र से देखे, सरकार को भी और जनता को भी, शासन प्रशासन को भी और जनता, उनके लिए सब बराबर है। अगर कोई भी अन्याय करता है तो उसके खिलाफ उनको अधिकार है, सरकार के भी खिलाफ अधिकार है और जनता के खिलाफ भी अधिकार है। अगर एक आदमी जो है ना मर्डर करता है, आतंकवादी गतिविधियाँ करता है, उसके खिलाफ पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन लेती है, उनको जेल भेजती है, उनको जमानतें नहीं देती। लेकिन वही कानून व्यवस्था सरकार के सामने लाचार क्यों हो जाती है जब सरकार उनके ऑर्डर को नहीं मानती है? ना शासन मानता, ना प्रशासन मानता है। तो ये लाचारी क्यों? इस लाचारी के पीछे कारण क्या है न्यायपालिका का कि सरकार के खिलाफ जो ऑर्डर दिए हैं उनका पालन अगर सरकार नहीं करती तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्या कारण है इसके पीछे? और जो लोग निर्दोष हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनके लिए जो सुनवाई, ना तो ट्रायल स्टार्ट करते हैं ना जमानत देते हैं, उस वक्त ये इनको न्याय याद आ जाता है। लेकिन जब सरकार उल्लंघन करती है तब न्यायिक व्यवस्था कहाँ चली जाती है? क्या लग रहा है जो जितने भी ये पॉलिटिकल प्रिजनर है इनको एक साजिश के तहत अंदर रखा जा रहा है जेल में? देखो, पॉलिटिकल और प्रिजनर, न्यायपालिका इतनी मजबूर है कि बाहर आके तो जज साहब कहते हैं कि इनकी जमानत होनी चाहिए थी, लेकिन जब बैठे हैं तो जमानत नहीं दे पा रहे। देखिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसका कारण यही है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स क्या है? जो सरकार के द्वारा राजनीतिक साजिश के तहत कि इन लोगों को जेल में भेज दिया जाए मुकदमे लगा करके, वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को सरकार के द्वारा ही निर्देशित होने के बाद ही कोर्ट या कोई न्यायपालिका उस पर कोई ऑर्डर पास कर पाती है। और हमारे न्यायपालिका अगर मजबूत तब होगी जब सरकार के सरदार के निर्देशों का सरकार से बिना डरे अगर वो फैसला दे तो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं सब जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनका कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार उनको जमानत पर रिहा कर देना चाहिए। चाहे मोहम्मद आजम खान साहब हो, चाहे शर्जील इमाम हो, और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जितने भी तमाम इस सरकारों ने जो अंदर भेजा है राजनीतिक तौर पर, वो सब लोगों को रिहा होना ही चाहिए। ये खुद कानून स्वयं कहता है, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। कानून कहता है कि बेल इज ए ऑप्शन एंड जेल इज ए एक्सेप्शन, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया कि जेल इज ऑप्शन एंड बेल इज एक्सेप्शन कर दिया उन्होंने इस तरीके का, इस देश की सरकारों के दबाव में। यूजीसी पर क्या कहेंगे सर? यूजीसी को लेकर तमाम SC ST OBC के जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, हालांकि मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है। अगर उससे पहले जो जनरल कैटेगरी ने 3 दिन प्रदर्शन किया था, 10-10 लोग जमा होते थे, तो ऐसे माहौल बना दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोक लगा दी गई। अब जो बहुजन छात्र हैं या SC ST OBC माइनॉरिटी के जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उसको कैसे देखें? देखिए, जब हमारे भाई रोहित वेमुला जी की हत्या हुई थी और उसके बाद जो आंदोलन हुआ पूरे देश भर में, इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि यूजीसी को इस पर कोई कानून बनाने की आवश्यकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट के दबाव में और पूरे देश में जो आंदोलन चला, सेमिनार्स हुए, उसके दबाव में यूजीसी ने इस बात का अमेंडमेंट किया कि जिसमें जो है ना एक न्यूट्रल कमेटी बनाई जाए और जो डिस्क्रिमिनेटेड जो पर्सन्स हैं, जिनकी सोच ही मनुवादी मानसिकता के आधार पर जो उसमें मीटिंग कमेटी में होने चाहिए, उन लोगों को बाहर किया। उन लोगों को बाहर करने का जो अमेंडमेंट आया, तो इसमें उन लोगों को प्रॉब्लम क्या हुई? उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ये जो अमेंडमेंट हुआ था, ये दबाव में हुआ था, पूरे देश में जो आंदोलन चला था।
लेकिन इस देश की जो सरकार है वो ये नहीं चाहती कि दलितों के हित में कोई कानून बने, शोषितों के हक में कोई कानून बने। सरकार ने तो बनाया ना सर। सरकार ने बनाया ना, तो सरकार के लोगों ने ही ये आंदोलन किया। 2-4 दिन के आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, और जो पूरे देश में ये इतना ये हम यहाँ लेटेस्ट बताएं, मोहम्मद आजम खान का बरसों से आंदोलन चल रहा है, उसके बारे विषय में तो ना सरकार ने कुछ किया, ना कोर्ट ने कुछ किया। दलितों के हक पूरे देश में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। और आप ये देखिए पूरे सरकारी नौकरियों के अंदर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। सिविल सर्विसेज के अंदर आप इंटरव्यूज़ के नंबर देखें कि जो सवर्ण लोगों को के जो लिस्ट मेरिट लिस्ट बढ़ाने के लिए उनके मेंस में नंबर कम आ रहे हैं, दलितों के नंबर मेंस में ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि इंटरव्यू में उनका नंबर ज़्यादा दे रहे हैं सवर्णों को, और दलितों को नंबर कम दे रहे हैं, तो उनकी मेरिट लिस्ट बदल दी है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसके खिलाफ ही तो हमारा आंदोलन था। जो यूजीसी के अंदर अमेंडमेंट हुआ, इसको अमेंडमेंट करने के बाद सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे। अगर कोर्ट ने आदेश लगा भी दिया है स्टे, तो सरकार उसको अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट के अंदर उसको चेंज करे। लेकिन वो ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि यही सरकार द्वारा प्रायोजित आंदोलन था, और सरकार द्वारा प्रायोजित ही ये रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई और इस पर स्टे कराया गया, जिससे आप कह रहे कि सरकार यूजीसी नियम लाई ताकि जो बहुजन समाज है उसको कंसोलिडेट किया जाए, फिर उसी का विरोध करवा के रोक भी लगवा दी। देखिए, सरकार ने दबाव में आकर के, बहुजन आंदोलन के दबाव में आकर के सरकार को निर्णय लेना पड़ा था, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपने ही लोगों से आंदोलन करा के मुट्ठी भर लोगों ने आंदोलन किया। हम लोग सड़कों पे 1000 लोगों की तादाद में सड़कों पे आते, तो हमारे तो सुनते नहीं है, लेकिन मुट्ठी भर लोगों का फॉर्मेलिटी के लिए आंदोलन कराया और स्टे करा दिया। कह दिया देखो जी, हमने तो अमेंडमेंट कर दिया था, स्टे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अरे सुप्रीम कोर्ट को तो जमानत भी दे जानी चाहिए शर्जिल इमाम को, आजम खान साहब को। वो उसके बारे में सरकार क्यों नहीं बोलती है? फिर उसके बारे में तो कोर्ट भी संज्ञान लेती कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनको न्याय दिया जाए। जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको तो न्याय दिया नहीं जा रहा, लेकिन जिनके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए जो कानून बनता है उस पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत स्टे लगा देती है। लेकिन इसमें एक ये था ना कि भाई एक समाज को पहले ही दोषी मान के चला जा रहा था कि भाई हाँ ये लोग डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो उसी के खिलाफ उनकी चिंता थी। उनके बच्चों को लग रहा था कि हमारे इस तरीके से अगर एक्ट बनेगा, नियम बनेंगे, तो जैसे SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है कई दफ़ा, इसका भी होगा, इसीलिए उन्होंने विरोध किया। देखिए, अगर आप ये बात अगर हम कहें और ये अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा सोचती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही जो निर्भया के बाद जो बलात्कार के कानूनों में जो बदलाव आया है कि बगैर किसी मेडिकल रिपोर्ट के, बगैर किसी गवाह के, बगैर किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के, मात्र एक महिला के कहने पर आपके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट का केस पुलिस FIR दर्ज कर सकती है। तो वहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन का ध्यान में नहीं आया कोर्ट को आज तक कि वहाँ पर कितना मिसयूज हो सकता है, और मिसयूज हो रहा है। और कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जो 100% उस पर इम्प्लीमेंट हो। कहीं ना कहीं 2%, 4%, 5%, 10% मिसयूज हो सकता है। हम ये मानते हैं कि एक्सेप्शंस हैं, लेकिन एक्सेप्शनल चीज़ों को लेकर के मेन स्ट्रीम को आप कैसे दरकिनार कर सकते हो, उनको कैसे आप सवाल कटघरे में खड़ा कर सकते हो। अगर आप ये कटघरे में खड़ा कर सकते हो कि इसका मिसयूज हो सकता है, तो फिर जो सेक्सुअल असॉल्ट के जो केसेस हैं उनमें जो अमेंडमेंट हुआ उन पर भी सरकार रोक लगाए, सुप्रीम कोर्ट लगाए, क्योंकि वहाँ भी मिसयूज हो रहा है और बड़े पैमाने में मिसयूज हो रहा है। सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में मिसयूज हो रहा है, और SC/ST के मामले में अगर मिसयूज हो रहा है तो उनको सरकार की हिम्मत बंद करके दिखाए। उन पे क्यों नहीं स्टे लगा रहे हैं SC/ST एक्ट पे? अगर वहाँ मिसयूज की बात करें, देखिए सब जगह एक्सेप्शंस हैं। हम ये मानते हैं 2%, 4% हो सकता है कि मिसयूज हो, लेकिन बड़े पैमाने पे ना तो SC/ST एक्ट में मिसयूज हो रहा है और ना कहीं यूजीसी में हो सकता था, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर हमारे साथ शोषण, दलितों के साथ, बहुजनों के साथ बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। इसलिए अमेंडमेंट हमने के लिए आंदोलन चलाया था और हम सक्सेस भी हुए थे। लेकिन ना सरकार चाहती है, ना मनुवाद चाहता, ना RSS चाहती है, ना ये इस देश की व्यवस्था चाहती है कि हमारे फेवर में कोई ऑर्डर या अमेंडमेंट या बिल पास हो। लेकिन जो RSS हुई, बजरंग दल, VHP, करनी सेना, ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने के लिए ये सरकार कानून लाई है। जहाँ एक तरफ हिंदू इकट्ठा हो रहा था धर्म के नाम पर, अब उसने जात के नाम पर बांट दिया। अगर हिंदुओं के नाम की बात करते हैं तो जाति के आधार पर बलात्कार क्यों करते हैं? जाति के आधार पर मर्डर क्यों करते हैं? अगर किसी स्वर्ण लड़की की शादी दलित लड़का कर ले, उसका मर्डर कर दिया जाता है, अपनी बेटी तक को ये मार देते हैं। अब जब इनके अंदर जातिवादी व्यवस्था जब तक इस मनुवाद के अंदर रहेगी, RSS के माइंड में रहेगी, तब तक हम हिंदू नहीं है। किस बात के हिंदू हैं आप? ना तो हमारा सिलेक्शन करते हो, ना हमें पढ़ने देते हो, ना हम शादी करने देते हो। बेटी रोटी का रिश्ता बनाया ना हिंदू, तब कहलाएंगे हम लोग। अपनी बेटी रोटी का रिश्ता हमसे करें,
तब हम हिंदू कहलाएंगे। आप हमारे साथ बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, शादी नहीं कर सकते, आप हमारा सिलेक्शन नहीं कर सकते, आपने स्कूलों में दाखिला नहीं दे सकते, तो किस बात के हिंदू हैं और किस बात के लिए हमें बरगलाया जा रहा है कि हम हिंदू हैं? हम हिंदू नहीं, हम दलित हैं और हम शोषित वर्ग हैं, और शोषित वर्ग हमेशा आवाज़ उठाएगा, बिगुल बजाएगा और हम लड़ते रहेंगे सरकार के खिलाफ। ऐसे ही एक बात कही थी आईएएस थे संतोष वर्मा, उनके खिलाफ तो पूरी मुहिम छेड़ दी गई, उनकी गिरफ्तारी की और उनके सर कलम करने तक का इनाम रखा गया। उन्होंने भी यही बात कही थी कि जाति व्यवस्था ख़त्म करनी है तो रोटी बेटी का रिश्ता बनाओ। देखिए, जब भी जाति, अगर ये हिंदू कहते हैं हमें, आप ये कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, अगर हम हिंदू हो तो हमसे बेटी रोटी का रिश्ता क्यों नहीं रखते हो भाई? तो इसलिए हम हिंदू नहीं है? आप हमें हिंदू कैसे बुला सकते हो? अगर आप हमें हिंदू में शामिल करना चाहते हो, आप हमें हिंदू मानते हो, तो बेटी रोटी का रिश्ता बनाओ। यही बात होना, आइए साहब ने कही थी, बात हम भी कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें, सिख कम्युनिटी की बात करें, तो आपस में रिश्ता बेटी रोटी का रिश्ता करते हैं। तो हिंदुओं के बीच में ये बेटी रोटी का रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? जाति के आधार पर क्यों होता है वहाँ पर? अगर जब तक जाति रहेगी तब तक हिंदुइज्म नहीं बन सकता, ना हम हिंदू मान सकते हैं, ना वो हमें हिंदू मानते हैं। सिर्फ अपने वोटों की खातिर वो हमें हिंदू बनाते हैं। बाकी व्यवस्था के लिए संसाधनों के बंटवारा हो, अधिकारों का बंटवारा हो, बेटी रोटी का रिश्ता हो, तब उनके साथ हमारे साथ भेदभाव करते, गैर बराबरी की व्यवस्था वो बना के रखना चाहते हैं। ना तो हमें पनपने देना चाहते हैं, ना हमें शिक्षित होने देना चाहते हैं, और ना ही हमें अपने इस देश की व्यवस्था में मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। यूजीसी पर आगे क्या रहेगा? क्योंकि हमने देखा जैसे यूजीसी के नियम आए, उनके विरोध में तमाम जो सवर्ण नेता थे, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे हो, उन्होंने बोला, विरोध किया। उनके पेरेंट्स ने, माँ बाप ने, पिता ने धरने प्रदर्शन किए, छात्र उनके नहीं निकले। लेकिन यहाँ पे बहुजन समाज के साथ उल्टा है, इनके नेता खामोश हैं, छात्र जो है वो खुद से लड़ाई लड़ रहे हैं, हर कैंपस में आंदोलन कर रहे हैं, और माता पिता भी शायद उतने जागरूक नहीं है जिस तरीके से सवर्णों ने, अपने जनरल कैटेगरी के लोगों ने अपने लोगों का साथ दिया था। नहीं, ये दुखद स्थिति है कि हमारे जो बहुजन नेता हैं, कुछ ने तो उनके समर्थन में ही स्टेटमेंट दे दिया है, और जो हमारे कारण एक और भी है। देखो, हम लोग साधनहीन लोग हैं और अशिक्षित भी बड़े पैमाने पर हैं, और ये जो सवर्ण का समाज के लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, शिक्षित भी हैं, इनको पता है, इनके परिवारों को पता है, इनके नेताओं को पता है, और खुद स्टूडेंट्स को पता है कि शोषण करते हैं, और ये पकड़े जाएंगे, इनका भविष्य खराब हो जाएगा, और ये शोषण करे बगैर मानेंगे नहीं, क्योंकि इनके अंदर कूट कूट कर मनोवाद भरा हुआ है। ये हर जगह, हर स्टेप पर शोषण करने की तैयारी रखते हैं। इसलिए इनको पता है कि हम फंस जाएंगे यूजीसी के नियमों में। और यही रोहित वेमुला की हत्या के बाद हम लोगों ने सड़कों पर खड़े होकर के इस यूजीसी के अमेंडमेंट के लिए तैयारी करा करके अमेंडमेंट कराया। लेकिन शिक्षा के अभाव में, संसाधनों के अभाव में, और डर और दहशत के अभाव में, डर और दहशत के कारण हम लोग सड़कों पर नहीं उतर पा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी अफसोसजनक बात है। और मैं ये चाहूँगा इस यहाँ प्रेस के माध्यम से कि मैं सभी बहुजन समाज के लोगों को, परिवारों को, नेताओं को, सामाजिक चिंतकों को ये आह्वान करूँगा कि यूजीसी के अमेंडमेंट के फेवर में हमें सड़कों पर उतरना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारे बच्चों का भविष्य इस यूजीसी के स्टे के कारण, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे बच्चों की ज़िंदगी खतरे में। चलिए, शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए, यूजीसी को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। 11 तारीख को इसी जंतर मंतर पर आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद रावण का भी ऐलान है कि वो यहाँ पर यूजीसी के समर्थन में धरना देंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है, पूरी अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।